जी, आप सबका स्वागत है और आज दो बड़े मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। एक है यशवंत उदयभान निकोसे जी, जो बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, और सबसे बड़ी बात पूर्व सांस्कृतिक मंत्री लखनऊ यूपी। इसमें 2007 से 2012 तक उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1986 बैच के कलाकार रह चुके हैं, वहां के विद्यार्थी रह चुके हैं। थिएटर, टेलीविजन, फिल्म के लिए कार्य करना, देश के नामचीन राज्यों में घूम घूम कर नाटक, टीवी, सिनेमा के लिए कार्य करना, साथ ही साथ सामाजिक एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक एक जो कमिटमेंट होता है, उसके नाते समाज के लिए तरह तरह के कलाकारों को प्रोत्साहित करना, लेख, नाटक, पथनाट्य को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए उन्होंने अपनी अस्तित्व बहुउद्देशीय मानव उत्थान संस्था का भी निर्माण किया और उसी के माध्यम से ये थिएटर और बाकी सारी साहित्यिक और कलादर्शक कृतियां लोगों के सामने लाते हैं। दूसरे बड़े मेहमान हैं मानिकराव जी खोब्रागडे। आप परिचय के मोहताज नहीं है। इस महाराष्ट्र में बुद्धिज्म के लिए सही दृष्टि से अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हुए मानवता का कार्य करने के लिए आप पूरे महाराष्ट्र में पहचाने जाते हैं। साहित्यिक कार्य में आपका योगदान इतना बड़ा है कि यहाँ पर विदर्भ में, नागपुर में जब भी कोई सांस्कृतिक संगोष्ठी होती है, सम्मेलन होता है, मानिकराव जी खोब्रागडे उस मंच पर एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में आप देख सकते हैं। उनका नाम इतना बड़ा है कि यहाँ पर अनेक पुरस्कार उन्होंने दिए हैं। सरकारी महकमे में, कृषि विभाग में एक बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने उस पद के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन के भी प्रणेता है, उस विचार से आए। आज का विषय है ये जो हम चारों तरफ कला के क्षेत्र में एक जातिवाद देख रहे हैं, कला के क्षेत्र में धर्मांधता देख रहे हैं। अभी अभी जो फिल्में आई हैं वो फिल्में एक तरफा कहीं मुस्लिमों को आरोपों के कटघरे में खड़े करने वाली हैं, कभी किसी और समाज को, कभी किसी और समाज को। शायद कला क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री में या साहित्य में या मंचों पर ऐसा ध्रुवीकरण कभी नहीं था जो वर्तमान की स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो मैं सलमान निकोसी साहब से पूछना चाहूंगा कि कला तो सभी मानवों को लुभाने वाली है, या कला का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि सामाजिक समस्याओं को उठाकर समाज के सामने रखना, या समाज का दर्शन यानी साहित्य और कला। लेकिन आज जो ध्रुवीकरण दिखाई देता है कला के क्षेत्र में, उस पर आप क्या कहना पहले तो मैं पाशा साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी। जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मित्रों, पाशा साहब ने जो सवाल किया है वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही वैचारिक और बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है आज के समसामयिक युग में, आज के टेम्पररी युग में। मैंने बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने, क्योंकि मैं जैसा होश संभाला तब से मैं अपना जीवन जो है वो कला क्षेत्र में दिया। मुझे वो पल याद है सर कि जब मैं सातवीं आठवीं क्लास में था, मेरे हाथ में एक किताब लगी थी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जी। उसमें लिखा था कि मेरे 100 भाषण के बराबर जी, एक नाटक, एक सिनेमा, एक जलसा, एक साहित्य, मेरे नाटक, मेरे 100 भाषण के बराबर। इतनी शक्ति नाटकों में और कविताओं में बाबा साहब ने खुद बताया है। तो इतने बड़े महान व्यक्ति गोली साहब बाबा ने जो बताया, तो वो छोटी सी बात ने मुझे पागल दीवाना बना दिया। तभी मैंने सोचा पाशा साहब, ना तो मैं इंजीनियर बनूंगा, ना तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ना तो मैं वकील बनूंगा, मैं तो एक कलाकार बनूंगा। वाह वाह, बस ये जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट एक विचारधारा से आता है। बाबा साहब ने कहा था, उसी एक बात को लेकर आपने कला क्षेत्र में पदार्पण किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप प्रॉपर नागपुर के हो और नागपुर के कलावंत आपसे जुड़े हुए हैं, तो नागपुर में आपकी कला क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई और किस विषय को लेकर हुई? जी सर, देखिए सर, महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि, गद्दे गोदाम। महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि, मध्य प्रदेश मेरी कर्मभूमि, दिल्ली मेरी रंगभूमि। इस तरह का मेरा इन 35-40 साल का मेरा सफर रहा कला का, और कला को समर्पित हूँ और कला के ही मैं आ रहा हूँ। मगर जिस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ जी, तो मेरी शुरुआत सबसे पहले अपने जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था, वो था डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज। नाटक में मुझे एक रोल मिला था। हाँ, कला से खीर होती,
तलाश एक हीरो की। क्या बात। हाँ, तो उसमें मेरे एक पटेल साहब प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई की जी और उन्होंने मुझे रोल दिया और मैं बहुत सक्सेसफुल रहा उस नाटक में और मुझे वहां बड़े पुरस्कार भी मिले नाटक में। ये आपका पहला पदार्पण था मंच पर। हाँ, नहीं उससे पहले तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जी। स्कूल के दिनों की मैं बात करूंगा, तो उन दिनों मेरे जीवन में आए थे प्रभाकर दुपारे। जी जी, बड़ा नाम है प्रभाकर दुपारे, बड़ा नाम है। खासकर दलित आंदोलन में, हाँ, दलित नाट्य क्षेत्र में बड़ा नाम है। पत्रकार भी रहे हैं आप लोकमत के। जी 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 तो प्रभाकर दुपारे साहब के साथ में मैं जुड़ा, तो उन्होंने कहा निको से जी आप ना दलित साहित्य से जुड़िए और दलित नाटक के रंगमंच के लिए आप अपनी कुर्बानी दीजिए, उसके लिए आप काम करिए। तो उनके भाव और उनकी भाषा, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करते हुए मैं दलित साहित्य से जुड़ा और नाटक रंगमंच से मैं जुड़ा। तो उन दिनों हम नाटक करना शुरू कर दिए थे। तो फिर उस वक्त मैं इतना दीवाना था सर, मुझे ऊपर याद है कि मेरा एग्जामिनेशन था, मैं पेपर न देते हुए मैं नाटक के लिए विष्णु बाबा के वहां पे एक नाटक था, उस नाटक में मैं चले गया और पेपर की भी परवाह नहीं करी और वहां पे मैंने फिर अपने नाटक की शुरुआत की थी। और वानखेड़े जो मैडम अभी आजकल अपनी फिल्मों में आती है, उन्होंने हमारे साथ में नाटक में काम किया। वही नाटक में काम करते करते इतनी लगन लगी कि बस पूछो मत। यानी आपकी शुरुआत बड़ी ऐतिहासिक हाँ, रही है। हाँ। मैं सम्माननीय दूसरे हमारे मेहमान मानिकराव जी खोबरागड़े साहब से मुखातिब होना चाहूंगा। दूसरे मेहमान मानिकराव जी बड़े साहित्यिक है और फुले शाह अम्बेडकरी आंदोलन के एक प्रमुख अग्रणी साहित्यकार रहे। सर, वर्तमान में साहित्य जिस तरह से आना चाहिए, इस ध्रुवीकरण के माहौल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, धर्म के नाम से संविधान पर हमले, धर्म के नाम से प्रजातंत्र पर हमले, इस सारी भूमिका में साहित्य की भूमिका क्या रहनी चाहिए? ऐसा साहित्य क्या आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? जब से स्वतंत्र भारत हो गया है और स्वतंत्र भारत होने के बाद में संविधान लागू हो गया जी, तो संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 जी के तहत जी उसके पहले जितने भी कुछ कायदे कानून होंगे जी वो सब खत्म किए गए हैं। हाँ, बाबा साहब जी का वो सबसे बड़ा काम है हाँ, कि आर्टिकल 13 डालकर उसके पहले जितने भी स्थापित कानून थे वो सब निरस्त कर दिए। हाँ, जी अब वो कानून ऐसे थे कि जहाँ भाईचारा नहीं था, जी जहाँ समता नहीं थी, जी, जहाँ विषमतावाद था, स्वतंत्रता नहीं थी। हाँ, स्वतंत्रता नहीं थी, तो इन सब चीजों का जिनके पास मैंने क्या बोलते उसको, वो ठेकेदारी थी, मक्तेदारी थी जिनके पास। मक्तेदारी रही, जी, तो ब्राह्मणवाद जो है, तो ब्राह्मणवाद उसको वैदिक भी कहते हैं, जी, ब्राह्मणवादी भी कहते हैं, मनुवाद भी कहते हैं। सनातनिक भी कहते हैं, मनुवाद भी कहते हैं, तो एक ही है। एक ही। उन्होंने मैंने अभी फिलहाल में उन्होंने ये शब्द बंद कर दिए, हिंदू पकड़ लिया। जी, अब वो खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो व्यवस्था वही लाना चाहते हाँ, हैं। वो वही है। तो पुरानी व्यवस्था को कायम रखने के लिए वो अलग अलग जी मौके ढूंढते हैं जी, और उन मौके के अंदर अपने जो बात रखना चाहते हैं तो उसका वो कहीं कला क्षेत्र में हो, कहीं राजकीय क्षेत्र में हो, कहीं सामाजिक क्षेत्र में हो, उस एंगल से वो अपना विचार रखते हैं। जी, तो साहित्य क्षेत्र के अंदर मैंने जब 1975 के बाद में वो जो दशक रहा है, तो वो दशक में दलित पैंथर आई थी। हाँ, ये बहुत बड़ा आंदोलन था महाराष्ट्र में। तो वो दलित पैंथर यानी कि वंचित लोगों का आवाज, जी, वंचित लोगों का आवाज जी, उन्होंने उठाया और उसमें से और एक है अस्मिता दर्शक पांतावने सर ने जो चलाया, हाँ, गंगाधर पांतावने जी ने जो चलाया, तो उससे भी जो लोग जुड़े तो बहुत सारे मैंने साहित्यिक पैदा हो गए, जी, जैसा कि मैं पैदा हो गया। जी 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 जी, सही बात, सही बात। तो उसमें जो अपनी जो मैंने के तकलीफें है, जी, अपना जो संवेदना है, वो साहित्य के दृष्टि से अपन लोगों के सामने रखते हैं। तो वो
ब्राह्मणवादी लोगों को ये सहा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता। बराबर। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कोई एक आदमी को अपने मंच पर बुला लेते हैं जी और अपनी बात उनसे कहलाते हैं, और जो लोग उनको बने कैसा बने कहला इसमें इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है मानिक राव जी कि हमारे पास में कैंसर के बाद से या बाबा साहब के प्रेरणा से हाँ। जो साहित्य पैदा हुआ व्यवस्था के विरोध में बहुत सारा साहित्य हमारे हाँ। पास में, इसके बावजूद भी हम जैसा चाह रहे वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? ब्राह्मणवाद ने हर गली में हर गांव को मंदिर बनवाए, वहां पत्थर बिठा के या कुछ भी करा के वो भगवान को बिठाए। अच्छा। तो उसका नाम भगवान दे दिए, और भगवान का पुजारी हाँ जो भी है जी वो रख दिए जी, और वहां के लोगों को मंदिर में बुला के वो अपनी बात रखते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ब्राह्मणवाद ने अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए हाँ। और सारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए एक मंदिर मूवमेंट चलाई, हाँ। जिसके जरिए वो अपनी व्यवस्था चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि साहित्य का परिणाम वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हाँ। लेकिन मंदिरों के माध्यम से ब्राह्मणवाद जो अपनी व्यवस्था उन पर लाद रहा है वो फौरन अपील कर रही है। हाँ, अपील कर रही है। जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि एक दशक हमने देखा, हम खुद कलाकार रह चुके हैं और स्ट्रीट प्ले से लेकर तो रंगमंच तक हमने अपनी भूमिका निभाई है। एक दशक था सर, यानी मंडल आयोग के लिए हजारों दलितों के पथनाट्य के ग्रुप रास्ते पर उतरे। एक ऐसा समय था कि जब हमारे पथनाट्य चेतना के स्रोत थे। आज ये पथनाट्य कहीं ज्यादा दिखाई नहीं देते, तो वो चेतना भी गलियों में नहीं बची। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर मुझे एक ही लग रहा है कि मुझे वो पल याद है जब मंडल आयोग लागू करो जी, वरना कुर्सी खाली करो जी, उसका ये नारा दिया गया था। हाँ, ये नारा दिया गया था। और जो मंडल आयोग का जो आंदोलन चला था दिल्ली में जी, उसका मैं साक्षी हुआ, उसमें मैं था। तो उसमें मैंने देखा मेरे ओबीसी के जो भाई बच्चे हैं वो बेचारे अज्ञानी, उनको भी मालूम कि उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे जी, और वो मारे गए। और आपने अभी सवाल पूछा कि इस तरह के अभी आंदोलन क्यों नहीं हो रहे, जी, इस तरह की आजकल संगठन क्यों नहीं हो रहे, वो चेतना क्यों नहीं है? वहाँ वो चेतना क्यों नहीं? क्योंकि सब अभी सब जिंदी लाश बनी हुई है। क्या बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ, ये क्या है, जिंदी लाश है। जिंदी लाश बने हुए। हाँ, माने यानी उनके अंदर के जो जोश था जी, सामाजिक न्याय का डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रेरणा आदर्श था, हमारी जो पीढ़ी थी जी, हमने वो भोगा है और उसको हमने महसूस किया। मगर आज की पीढ़ी में क्यों नहीं हो रहा? आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछा है, क्योंकि उनको सब कुछ रेडीमेड मिला। जी, हम तो अपना जो यानी आपकी और हमारी पीढ़ी ने संघर्ष करके जो व्यवस्था को मात दी, हाँ, उस व्यवस्था से जो कुछ अच्छा निकला, हाँ, वो हमारी पीढ़ी तक पहुंचा। लेकिन हमारी पीढ़ी आपके संघर्ष को भूल रही है। हाँ जी, उसका कारण क्या, उसमें कहते हैं ना कि जो तन लागी सो तन जाने। क्या बात। तो हमने वो महसूस किया है। हमने हमारे को ना बिजली की व्यवस्था थी जी, ना गाड़ी की व्यवस्था थी, पद यात्रा पर साइकिल थी, तो उसी से हमने अपना जीवन करते करते किया और हम अपना एक शून्य से सृष्टि का निर्माण किया। जी, हमने बड़े गरीबी से मुफ्त से दिन गुजारे हैं। जी, वो पीढ़ी है बराबर। और जो हमें वो थोड़ा आरक्षण स्कॉलरशिप मिली तो उससे हमने उसे अपनी किताबें खरीद कर अपना जीवन में। मगर आज की पीढ़ी को जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, जी, मैं तो कहूंगा कि उसके लिए दोषी जो है बाबा साहब को धोखा हमारे समाज ने दिया। जी, बाबा साहब ने अपने हयात में भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो बाबा साहब ने गलत नहीं किया। उन्होंने साहब वो जो मूल्य हमको मिले आरक्षण, वो आरक्षण का मतलब था रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। वो किसी के बाप की जागीर नहीं थी। बराबर। हाँ, कि तूने एमए मेरिट कर लिया तो तुझे नौकरी मिल जाएंगी या तुझे आरक्षण मिलेगा, गलत। वो सिर्फ आपका एक रिप्रेजेंटेटिव थी। तो हमारी मॉरल ड्यूटी थी कि वो जो आपको बड़े मूल्य जो मिला आपको आरक्षण, सदियों से 3 साल हम गुलाम थे और उसको पे बैक सोसाइटी को नाम दिया गया, तो उसको बरकरार हमारी जो पीढ़ी है, मैं अपनी पीढ़ी को देख रही हूँ, उन्होंने क्या किया, ताड़ी मारी गाड़ी साली में मस्त हो गए, बैंक बैलेंस में मस्त हो गया और अपनी भाई पीढ़ी के लिए जो करना था वो भूल गए। उसके बाद में जब ये हमारी पीढ़ी आई, फिर उन्होंने क्या किया, हम क्या हमारा व्रता चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया साहब, बोले हम रिटायरमेंट के बाद में काम चालू करेंगे। उसके बाद में क्या दिखा सर, क्यों ये दुख हुआ, उसका मैं कारण बता कि वो भूल गए कि हमारा
ड्यूटी थे कि हम अपनी पीढ़ी को तैयार करना और उनके लिए समय निकालना। तो उन्होंने समय कहाँ में निकाला? बर्थडे, हाँ, मैरिज, यानी एक तरह से उपभोगवादी संस्कृति के तरफ बहुत सारे पलट गए हैं। पलट के 95%। और जो राष्ट्रों की जमीन की लड़ाई लड़ने वाली जो परंपरा थी वो कहीं के पीछे खत्म हो गए। मानिक राव जी एक सेकंड सर, जी और उस कारण एक तो पहले सील का पालन नहीं किया। जी जैसे बाबा साहब ने आपको बुद्ध का वो दिया ना, जी जी सुरा मेरे मध्य पामा रखना सिक्खा जी जी शील का पालन न करने से और संगठित न होने से ये दुर्गति समाज की और साहित्य की और आज के कलाकारों के बीच हुई है। बहुत मानिक राव जी, एक सवाल ये है कि हमारे अम्बेडकरी फोर्स में, फुले अम्बेडकरी फोर्स में कवि बहुत है। हाँ। बहुत कवि है, ढेरों कवि है, लेकिन ये कवि सामाजिक आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई देते। ये केवल मंच पर कविता पढ़ते हैं और एक एक कविता में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, 4 लाइन में नई सरकारें बना देते हैं, 4 लाइन में प्रधानमंत्री भी बदल देते हैं और एक शेर में खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये आपको बना देते हैं। तो क्या प्रत्यक्ष कविता का निर्माण और साथ में कृति, इसमें अंतर आ गया? जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले को देखते हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अभंग लिखा, हमारे बहुजनों के पहले साहित्यिक महात्मा ज्योतिबा फुले। छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा लिखा, ब्राह्मणांचल कसब लिखा, गुलामगिरी लिखा। ये लिखने के बाद में उसमें जो लिखा उस पर कृति की। महात्मा ज्योतिबा फुले के साहित्य का शक्ति स्थान ये है कि केवल लिखकर अपने आप को आजाद नहीं कर लिया, जो लिखा मैं उससे कृति करूंगा, जिस परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं उसके लिए कृति करूंगा। तो क्या वर्तमान में फुले शाहू अम्बेडकर आंदोलन में रहने वाले कवि लोग ये सब नहीं कर पा रहे? ये क्या हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है, शॉर्टकट बोलते हैं उसको लोग जी, शॉर्टकट, छोटा रास्ता, हाँ, बड़ी कामयाबी। हाँ। तो लोगों के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए जी या अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए जी ये लोग छोटा मोटा कविता बढ़ाते रहते हैं जी और मंच पर खड़े भी रहते हैं, जी, लेकिन वो तन मन धन से नहीं रहते हैं। तो क्षणिक वो मंच पर आके कुछ लोगों से मैंने अपना अपील करते हैं कि अपने कुछ पहचान बन जाए, लेकिन कैसे बनेगी भाई? जी जब तुम्हारे दिल में वो वेदना नहीं है, जी, तुम्हारे दिल में समाज के प्रति भावना नहीं है, आप खुदगर्ज हो। जी, आप खुदगर्ज होने के कारण हर जगह पे खुदगर्ज, कमाई करो वहां खुदगर्ज, लिखना पढ़ना करो तो वहां खुदगर्ज, बराबर। व्यवसाय करो तो वहां भी खुदगर्ज, और बात करो तो वहां भी खुदगर्ज। अच्छा, जो जो त्याग की भूमिका रहनी चाहिए वो खत्म हो गई है हाँ, और हर जगह स्वार्थ आने से स्वार्थ है, कृति नष्ट हो रही है। कृति नष्ट हो गई है। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो एक्शन प्लान के बारे में, रिटायरमेंट के बाद में लोग 60 और 70 साल के बीच में 70% लोग मर जाते हैं। हाँ, ये वास्तविकता 60 भी और 70 के बीच में रिटायरमेंट के बाद में जी, इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं रहता। क्या तो बात है? ऐसा सोचते हैं हाँ। कि भाई हम अब रिटायर हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, अब हम जो चाहे वो खाएंगे, वो वो सब्जी लेकर आएंगे घर कुछ के भी करेंगे। वो क्या हाँ। नवासी वगैरह होंगे, छोटे हाँ। बच्चे उनको खिलाएंगे, जाति बोधी। हाँ। एक हमारी मतलब एक जिंदगी खत्म हो गई। हाँ हाँ, जिंदगी खत्म हो तो आयश करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ। तो ये सोच के वो जीने लगे, उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम बनाया नहीं। जी सही बात। जो सामाजिक उत्तरदायित्व है या पॉलिटिकल उत्तरदायित्व है या धार्मिक उत्तरदायित्व है, तो वो उत्तरदायित्व उन्होंने स्वीकारा नहीं। जी, और वो न स्वीकारने के कारण उनके पास कोई कार्यक्रम, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते शैतान हैं। का घर। हाँ? जी, तो वैसे वो खाली दिमाग में उनका बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है और बीच में तो जल्दी चले जाते हैं। ये एक वजह हाँ। सकती है, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। हाँ, और असली हाँ। जिम्मेदारी रिटायरमेंट के हाँ। बाद होती है। जैसे हाँ। जैसे मेरी एक कविता है, वो कविता में मैंने ये लिखा है उनके साथ कि हमने देखे 2 अफसर, हमने देखे 2 अफसर, एक देशपांडे एक अकबर। रिटायरमेंट के बाद देशपांडे दे रहा संघ शाखाओं में प्रशिक्षण और अकबर सिर्फ अल्लाह अकबर। क्या बात है, तो कैसा होता है, हमने जो तजुर्बा अपने सर्विस में पाया, टू सोसाइटी केवल पैसों से नहीं होता है। तजुर्बा सबसे बड़ी दौलत होती है जिसे समाज को लौटाना होता है। वो देने में हमारे लोग
कम पद। एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि वर्तमान में फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंस करके ऐसे फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश आजाद होने के बाद 60 से लेकर तो लगभग 75 के दशक तक, यानी 15-20 साल भारत के चित्रपट सृष्टि ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। उसके पहले आप देखेंगे मदर इंडिया, या उसके बाद देखेंगे किसानों पर कई पिक्चरें आई, 2 बीघा जमीन, शोषण पर कई पिक्चरें आई, बिल्कुल अभी अभी लगान जैसी पिक्चर आके चली जाती है। लेकिन जब से सत्ता बदली है 2014 से, एक हमने देखा है कि फाइनेंस देकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाले पिक्चरों को लाया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली पिक्चरों को लाया जा रहा है।